सवाल ये है कि कृष्ण की फ़िलॉसफ़ी गीता का इस्तेमाल भारत में व्यापार को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं? मैंने गीता नहीं पढ़ी है। सच में मैंने नहीं पढ़ी है। माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी अपनी दृष्टि ने मुझे कभी निराश नहीं किया है। इसलिए मैं हमेशा सभी ग्रंथों से दूर ही रहा, क्योंकि मैं खुद को अलग अलग चीज़ों से भरना नहीं चाहता था। सिर्फ एक चीज़ जो मैंने सीखी और जो मैं आज भी करता हूं, अगर मैं किसी चीज़ को देखता हूं या किसी इंसान को देखता हूं, तो उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य जान जाता हूं। मैं उन पर इतना ध्यान देता हूं। मैं ऐसे नहीं देखता। जब मैं देखता हूं तो अपना सब कुछ लगाकर पूरी तरह देखता हूं। अगर आप पर्याप्त ध्यान दें If you pay enough attention, there is nothing that will not yield. तो ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जान सकते। तो कभी भी मेरे पास ग्रंथों को ढूंढने का कोई कारण या जरूरत नहीं रही। With all respect and regard for मैं them, सभी ग्रंथों का आदर और सम्मान करता हूं। मैं उनका विरोधी नहीं हूं। बात बस इतनी है कि मेरे पास कभी समय ही नहीं था। ये पूरी प्रक्रिया इस तरह शुरू हुई। जब मैं बहुत छोटा था, मुझे समझ आया कि मुझे कुछ भी नहीं पता। देखिए, अगर आप ये समझ जाते हैं कि आप नहीं जानते, अगर आपको पूरी तरह से ये एहसास होता है कि आप कुछ भी नहीं जानते, तो ध्यान देना स्वाभाविक होगा, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। मैं इस आदमी को जानता हूं, इसे जानता हूं, इसे आप बस कल्पनाएं और कल्पनाएं करते हैं। खैर, मैंने इसका अलग तरीके से उपयोग किया है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये बिजनेस के इरादे से है, सारे अवसर सिर्फ एक ही इंसान की ओर जाते हुए दिखते हैं, किसी और की तरफ नहीं। ऐसा होने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो कुछ देख पा रहा है जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के लिए मौजूद नहीं है। कोई इसे देख पा रहा है और दूसरे नहीं देख पा रहे। मूल रूप से एक लीडर का अर्थ होता है कि आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो दूसरे नहीं देख पा रहे। तो बिना किसी इरादे के ध्यान देना, बस ध्यान देना, इसी की कोशिश हम दोपहर में कर रहे थे। किसी खास चीज पर ध्यान न देकर बस ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान देने का बहुत ऊंचा स्तर, जिसमें कोई केंद्र न हो, लेकिन जब आप इसे केंद्रित करें तो किसी भी चीज को जान जाएं। ऐसा ध्यान कुछ भी जानने से नहीं चूकता। तो मैंने हमेशा अपने ध्यान को ऊंचा उठाने और तेज बनाने पर ध्यान दिया। कभी भी कुछ याद करने पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप जो इकट्ठा करते हैं वो आप नहीं हैं। मूल रूप से आप अपने होने के बारे में सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि आप फिलहाल थोड़ा ध्यान दे पा रहे हैं। मान लीजिए आप सो जाएं और आपका ध्यान खो जाए, तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि आपका अस्तित्व है। इसलिए आपके अस्तित्व का आधार ही ध्यान है। और इस ध्यान को किसी भी चीज का बंधक होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने ध्यान को तेज करना होगा। देखिए, अगर आपके हाथ में चाकू हो, तो यह जरूरी नहीं कि आप इससे बस सेब ही काटें। अगर आपके पास काफी तेज चाकू है तो आप इसे कुछ भी काट सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चाकू काफी तेज होना चाहिए। इसलिए अगर आपका ध्यान काफी तेज है, किसी खास चीज पर नहीं, अगर आपका ध्यान ही बहुत तेज हो चुका है और अगर आप कोई खास काम करना चाहें तो आप उसमें सफलता पा सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक समय के अपने कारोबारों के बारे में कुछ बताना चाहिए। जब मैं 8 साल का था, तब मेरे कारोबार शुरू हुए थे। मेरे अंदर एक अजीब तरह का गर्व था। इसलिए मैंने कभी अपने माता पिता से जेब खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने 6 या 7 साल की उम्र में ही पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। 8 साल की उम्र में मैं एक कुशल कारोबारी बन गया था। मैं सरल चीजें करता था। और आज भी मैं मैसूर में जाना जाता हूं क्योंकि मैं लोगों के घरों से सांप पकड़ता था। अगर मैं एक सांप पकड़ता तो वो मुझे 25 रुपए देते। 60 के दशक में एक 7 से 8 साल के लड़के के लिए 25 रुपए लाखों के बराबर थे।
मैं खुशी से झूमता था। वहां पर एक भोजन शोध संस्थान था, CFTRI। हर शनिवार की दोपहर मैं वहां जाता था। मैं 4 से 5 सांप पकड़ता था और वे उन्हें नापते थे। मुझे ऐसे दिखाना पड़ता था, अगर वे 3 फीट से ज्यादा लंबे होते तो मुझे 50 रुपए मिलते, और अगर 3 फीट से कम होते थे तो 25 रुपए मिलते थे। एक दोपहर में मैं 100 से 150 रुपए कमा लेता था। मुझे नहीं पता कि आप कल्पना कर सकते हैं या नहीं, 60 या 70 के दशक में 8 से 10 साल के बच्चे के लिए 150 रुपए आज लाखों डॉलर्स की तरह है। ये रकम बहुत बड़ी थी और मैं हर जगह जाता था, जो भी चीज मेरे रास्ते में आ जाए। I should tell you. मुझे आपको अपने एक छोटे बिजनेस के बारे में बताना चाहिए जो एक बड़ा बिजनेस बन गया। अपनी यूनिवर्सिटी के बाद, जहां मैंने कुछ नहीं सीखा पर पास हो गया, बस एक चीज थी कि तब तक मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूरा भारत घूम चुका था। जब मैं भारत के बॉर्डर तक पहुंचा तब मुझसे अचानक मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा किसी चीज की मांग की गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि पासपोर्ट जैसा कुछ होता है। देखिए, आज की तरह नहीं था। आज हर 3-4 साल के बच्चे को पता होगा कि उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। मेरी उम्र 20 साल से ज्यादा थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पासपोर्ट होना चाहिए। मैं बॉर्डर पर पहुंचा और फिर उन्होंने कहा, आपका पासपोर्ट कहाँ है? मैंने कहा, क्या? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। वे बोले, नहीं, पासपोर्ट होना जरूरी है। फिर मैं नेपाल बॉर्डर से वापस मुड़ा और मोटरसाइकिल पर वापस आ गया। मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मैं मोटरसाइकिल पर दुनिया भर की सैर करूं, इसलिए मैं कुछ करना चाहता था। मैंने एक तरह की खेती शुरू की, व्यावसायिक खेती। मैं पैसे कमा रहा था। मैंने सोचा कि मैं 2 साल तक करूंगा और फिर चल पड़ूंगा, लेकिन इसी दौरान मेरे बिजनेस अलग अलग तरीकों से बढ़ने लगे। मैं यही सब कर रहा था और फिर पास ही एक इंडस्ट्री शुरू होने वाली थी। वे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहते थे। मैं उस व्यक्ति को जानता था जो इसकी देखरेख कर रहा था। मैं वहां गया और उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में बैठा था। वे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी। वे ड्राइंग देख रहे थे। मैंने पूछा, क्या मैं ये करने के लिए आवेदन दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे खेत के पास है? वो बोला, नहीं नहीं, ये बहुत पेचीदा है। मुंबई और बैंगलोर से कुछ एक्सपर्ट आएंगे और करेंगे, तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, देखते हैं। मैंने उससे फाइल ले ली। मैं वापस आया और सब कुछ पढ़ा। फिर मैं 3 दिन बाद उसके पास गया और बोला, मैं ये कर सकता हूँ। वो बोला, ऐसा मत करो, तुम मेरे दोस्त हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, नहीं, बस मुझे टेंडर भरने दीजिए। उन दिनों नव कर्नाटक बुक स्टॉल हुआ करते थे। वे बस रूसी किताबें बेचा करते थे। वहाँ बड़ी साहित्यिक किताबें मिलती थीं। वहाँ लेव टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस 2 रुपए में और इंजीनियरिंग किताबें 1 या 2 रुपए में मिलती थी, सभी जिल्दबंद किताबें। मैंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में 10 किताबें खरीदी, अपने खेत में बैठा और दिन रात उनको पढ़ता रहा। मैंने खुद एक नई डिज़ाइन तैयार की। मैं वहाँ गया और 1,76,000 का टेंडर भरा। याद रखिए, यह 70 के दशक में हुआ था। सबसे नजदीकी टेंडर 32 लाख का था। सबसे ऊंचा टेंडर 60 लाख से भी ज्यादा था। उसने ये देखा और बोला, तुम मजाकिया आदमी हो, तुम ये नहीं करोगे। मैंने कहा, नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। वो बोला, तुम ये कर ही नहीं सकते। ये देखो, सबसे नजदीकी टेंडर 32 लाख का है और तुम बोल रहे हो 1,76,000। तुम ये कैसे करोगे? मुझे 1 दिन का समय दो, मैंने कहा। मैं वापस गया और फिर से किताबें पढ़ी। मैंने कहा, मैं ये करूँगा। फिर वो बोला, 90 दिन में तुम्हें ये खत्म करना होगा और ये काम करना चाहिए। अगर ये काम नहीं करता तो अपनी लागत से तुम्हें इसे हटाना होगा और जगह साफ करके जाना होगा, और मैं तुम्हें 1 भी रुपया एडवांस नहीं दूंगा। मैं फिर से गया और किताबें पढ़ी। मैंने कहा, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने ये काम 70 दिन से कुछ ज़्यादा समय में पूरा कर दिया। ऐसा करने में मुझे 90,000 से कुछ ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़े। एक ही बार में मैंने 80,000 से ज़्यादा रुपए कमा लिए। लोगों को लगा ये तो हिट हो गया। वहाँ से मेरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शुरू हो गई। राजा रमन्ना वहाँ RMP प्लांट के लिए आने वाले थे। वे एक हेलीकॉप्टर में सिर्फ साइट देखने के लिए आ रहे थे। वहाँ कोई भी नहीं था। मैं वहाँ गया और वहाँ एक इंजीनियर से मिला। वो अपना सिर फोड़ रहा था। अब मैं क्या करूँ, मुझे ये साइट मार्क करनी है। मैंने कहा, मेरे पास खूंटे हैं और सफ़ेद कपड़ा है, मैं जाता हूँ और आपके लिए साइट मार्क कर देता हूँ। मैंने साइट मार्क की। 15 मिनट के काम के लिए उन्होंने मुझे 38,000 रुपये दिए। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर गया और खुद ही खूंटे गाड़ दिए।
इस तरह से मेरा बिजनेस शुरू हुआ और हम एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गए। हम बड़े बड़े काम कर रहे थे, लेकिन तभी मुझे आत्मज्ञान मिल गया, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। धन्यवाद सद्गुरु जी, आपका बहुत धन्यवाद ये कहानी शेयर करने के लिए। धन्यवाद प्रोफेसर। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, वरना हम इसे कम से कम आधा घंटा और जारी रखते। ध्यान से सुनने के लिए दर्शकों को भी धन्यवाद।